सुना नहीं तूने? बहरी हो गई? कपड़े उतार। उतार। सुना नहीं तूने? वहां मुंबई में सुमित्रा और पवन की छोटी बेटी अदिति इस पूरे मामले से डर गई थी। माता पिता के बाद उसकी आखिरी उम्मीद थी कि उसकी अर्चना दीदी वापस आएंगी। तो उनका खाऊंगे गपोरी। देखा तू, मैं तेरे लिए पोहे बनाए हैं, तुझे बहुत पसंद है ना? चल फटाफट खा ले। और कल ना हम तेरी नानी के घर जाएंगे। तुझे पता है तेरी नानी के पास स्कूल से फोन आया था। मैं तब भी स्कूल जाऊंगी जब अर्चना ताई वापस आएगी। ये सब क्या है साहब? ये कुछ खिलौने और किताबें हैं अदिति के लिए। बेटा ये सब तुम्हारे लिए है। ऐसे दिन रात अपने माँ बाबा की फोटो लेकर रोती रहती है। ये अपनी ताई का इंतजार करती रहती है। मेरी तो समझ में नहीं आता इसे कैसे समझाऊं। अर्चना का कुछ पता चला साहब? अभी तक तो नहीं, हमारी कोशिश जारी है। हम यहाँ किशोर के बारे में पूछताछ करने आए हैं। किशोर तो बचपन से ही गर्म दिमाग का है। पवन और उसके बीच कुछ अनबन थी? साहब झगड़ा किस घर में नहीं होता, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये सब कुछ इतना बिगड़ जाएगा। मेरा भाई मेरा आखिरी सहारा था साहब। अंडिल, ये पवन और किशोर के बीच में कोर्ट केस का क्या मैटर है? सर नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है। जमीन और घर दोनों के ऊपर झगड़ा है। और सर मुझे लगता है किशोर के पास पवन को मारने का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिव है। हमें उसे हिरासत में लेना चाहिए। नहीं अंडिल, ये अब तक सिर्फ हमारी सोच है। जब तक हमारे हाथ कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं आता हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे। और अगर उसने सुमित्रा और पवन का कत्ल किया है तो अर्चना कहाँ है? उम्मीद है कि अब तक कातिल ने अर्चना को ना मारा हो। अरे वाह 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 वाह, नवरी नटली। ऐसे अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात मानती तो मार क्यों खाती? अभी मेरे हाथों से मुंडवले बांधती मैं। ये ले चल। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। किशोर गावित। ओह मीत किशोर, मुझे पता था आप यहाँ जरूर आओगे। जब तुम्हें पता था तो ये भी पता होगा अर्चना कहाँ है। माझा का संबंध साहब? पवन गावित के घर पे धमकी किसने दी थी? मेरे और पवन के झगड़े के बारे में सारा गांव जानता है। किस बात पर झगड़ा? उसने मेरे साथ धोखा किया था। लगभग 1 साल पहले हमारे बीच झगड़ा शुरू हुआ, जब पवन ने हमारी पुश्तैनी जमीन और घर मुझे बिना बताए बेचा और उस पैसे से मुंबई में घर खरीदा। बाबा ने मरते वक्त तो घर और जमीन मेरे नाम पर कर दी थी। मैं उसे बेचूं या गिरवी रखूं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मरते हुए बाप का जबरदस्ती से कागज पर अंगूठा लिया था तूने। अरे कुछ तो शर्म कर। तुझे जो कुछ करना है कर ले, मैं फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। लाख समझाने पर भी वो नहीं माना, इसलिए मैंने उस पर कोर्ट में केस ठोक दिया। और जो केस पवन जीतने वाला था, क्योंकि उसी के पास सारे सबूत और कागज थे, इसलिए गुस्से में आकर तूने पवन को और उसकी बीबी को मार डाला। नहीं साहब, असल में कोर्ट कचहरी के इस झंझट में हमारा बहुत खर्चा हो रहा था, जिसमें हम दोनों के वकील का पेट भर रहा था। इसलिए मैं उसके पास गया था सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था।
उल्टा मुझ पर ही भड़क गया। जा जा, नहीं तो मैं ही धक्के मार के घर से निकालूंगा। मुझे धक्का देगा तू? हाँ हाँ, याद रखूंगा तुझे, और इसका हिसाब भी तुझे देना होगा। आत्या, और बेटा? पुलिस अंकल ने क्या कहा? कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? मेरी अर्चना ताई कभी वापस नहीं आएगी? नहीं बेटा, तेरी ताई वापस आएगी। नक्की? हो, एकदम नक्की। तू काळजी नको करूस। आपने जैसा बोला ना, वो सब बंदोबस्त किया है मैंने। अब विधि शुरू कर सकते हैं। इस लड़की पर कोई अनिष्ट साया है, उसे पहला दूर करना होगा। इस लड़की को पीड़ा से गुजरना होगा। वो पीड़ा ही इसे निर्मल बनाएगी। जय कालराज बाबा। ये क्या है बाबा? एसिड। एसिड? आदेश दो। वो यहाँ पे 1-1.5 साल पहले रहने आए थे, मगर हमारी उनसे इतनी ज्यादा पहचान नहीं थी सर। घर में किसी से झगड़ा या मारपीट? नहीं साहब, पवन गावित एक अच्छा इंसान था। लफड़ा तो उनकी बेटी का था। क्या नाम था उनका? अर्चना। एक दिन एक लड़का आया था, बड़े जोर जोर से लड़ रहा था। नासिक से आया था साहब, ये लोग भी नासिक के थे। अर्चना को मैंने किसी और लड़के के साथ 1-2 बार देखा, पर सोचा अपने को क्या करना है। सुना है वहाँ नासिक में भी अर्चना का किसी लड़के के साथ चक्कर था जो पवन को मंजूर नहीं था। उस लड़के का नाम मालूम है आपको? जी नहीं। पवन ने इस बात का जिक्र कभी किया आपसे? मैंने 1-2 बार पूछने की कोशिश की थी, पर वो चुप ही रहा। शुभ मंगल, सावधान। पहनाओ, पहनाओ, पहनाओ। अब काले बाबा की तरफ से हम हार पहनाएंगे।
मंगलम सावधान। विवाह की विधि तो संपन्न हुई, बस एक और बड़ी विधि बाकी है। एक बार वो हो जाए तो इस लड़की का शुद्धिकरण पूरा हो जाएगा। वो औरत और तांत्रिक आखिर अर्चना के साथ क्या करना चाहते थे, और अर्चना की किसी सांप के साथ शादी कराने के पीछे वजह क्या थी, और रुक्मणी की अर्चना से क्या दुश्मनी थी। अब यहाँ पुलिस को अर्चना के बारे में एक और सुराग हाथ लगा था, नासिक में उसका बॉयफ्रेंड। पुलिस को अब उस लड़के को ढूंढना था जिसका नाम तक उन्हें नहीं पता था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब एक डेड एंड पर आकर रुक सी गई थी। किशोर पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन कुछ खास और पुख्ता हाथ नहीं लग रहा था। हाँ सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हाथ लगी है। ये जो किशोर है वो ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करता है, और इस पूरे मामले में किशोर का कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है। हाँ, अपने लोगों को उस पर कड़ी निगरानी रखने को बोलना। और हाँ, सरिता ने जिस लड़के का जिक्र किया था उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करो। लेकिन सर, अर्चना के मोबाइल स्टेटमेंट में ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला जिसके ऊपर शक किया जा सके, एक नंबर छोड़कर, जावेद। हाँ साहब, अर्चना नासिक में एक लड़के के साथ प्यार करती थी। नाम याद है उसका? राजा सिरसाट नाम है उसका। तुझे किसने बताया? अर्चना ने? हाँ सर। तुझे अर्चना के किसी दूसरे के साथ प्यार से कोई एतराज नहीं था? नहीं साहब, मतलब अर्चना मुझसे मिलने से पहले राजा से प्यार करती थी, और उसके बाद उन दोनों का कुछ झगड़ा हुआ। उसके बाद अर्चना ने उससे बात करना बंद कर दिया था। तुमने देखा है उस लड़के को? हाँ, बस एक बार। अर्चना का पीछा करते करते वो मुंबई आ गया था, तब मैं और अर्चना एक साथ थे। अब तुम जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। हाँ तो अच्छा है ना, देखने दो। क्या? ओके बाबा, चलता हूँ, रात को कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय बाय। अरे वाह, बहुत अच्छा चल रहा है तेरा तो। यहाँ आए तुझे 1 साल नहीं हुआ और तूने दूसरा लड़का पकड़ लिया। मैंने बोला था ना कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। चल निकल इधर से राजा। मेरी जिंदगी को रास्ते लगा के तू उस लड़के के साथ ऐश करेगी? राजा, तू जरूरत से ज्यादा बोल रहा है। अब तो तुझे मेरी बात कड़वी लगेगी ना, क्योंकि सारी जरूरतें वो पूरी कर रहा है ना तेरी। अब अगर तू ज्यादा बोला ना तो चीख चीख के सबके सामने तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी मैं। कौन है बे तू? कौन है? जावेद, क्या कर रहे हो तुम दोनों? लड़की को छोड़ेगा? हाँ, लड़की को छोड़ेगा? छोड़ दो। जावेद, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो इसे। हाथ लगाया ना तूने मुझे, तुम दोनों को इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। चल, वो भी प्याज के साथ। अबे चल बे, बहुत देखे तेरी ऐसे। चल। उसके बाद कभी राजा ने अर्चना को तंग करने की कोशिश की थी? अर्चना ने कभी इस बारे में बताया नहीं। राजा की वजह से तुम्हारे और अर्चना के बीच कभी झगड़ा हुआ था? नहीं साहब, अर्चना उसको भूलना चाहती थी, बल्कि उसने अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया। अर्चना का अभी जो नंबर है उससे पहले भी एक नंबर होगा, वो है आपके पास? जी हाँ है। सर, ये अर्चना के पुराने मोबाइल नंबर के रिकॉर्ड्स हैं। बैच शॉट हुई है? जी साहब। चल। सब क्या हुआ? चल, पता चल जाएगा। सब मुझे छोड़ दीजिए, मैंने क्या किया? साहब, मैंने कोई गलती नहीं की। सब छोड़ दीजिए साहब मुझे। ये राजेश शॉट। साहब, आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं साहब? मैंने किसी को नहीं मारा साहब। अर्चना गावित को जानते हो? लेकिन साहब। हाँ या ना? हाँ साहब। कहाँ है वो? मुझे कैसे पता होगा साहब? लफड़ा था ना तेरा कैसा? लेकिन साहब,
देख, हाँ या ना? हाँ साहब, बहुत प्यार करता था मैं अर्चना से। फिर झगड़ा क्यों हुआ? साहब वो तो बहुत पहले ही गांव छोड़कर मुंबई चले गए थे। वहाँ पर साहब उसने एक दूसरे लड़के को फंसा लिया, बहुत पैसे वाला था साहब। वहाँ जाके उसके रंग ढंग ही बदल गए साहब। गुस्सा तो बहुत आया होगा तुझे। गुस्सा क्यों नहीं आएगा साहब, वो दारू पी के थोड़ा दिमाग घूम गया साहब। और फिर दारू के नशे में तूने मुंबई जाकर उसे धमकी दे दी और उसी गुस्से में तूने उसके माँ बाप को मार डाला, उसे अगवा किया। क्यों? भगवान कसम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। 23 फरवरी को कहाँ था तू? 23 फरवरी को मैं नासिक में ही था साहब। अच्छा, इतने जल्दी याद आ गया उसको? रट्टा मार के आया क्या? नहीं साहब, 23 फरवरी को मेरा जन्मदिन था और इसीलिए मुझे पूरा याद है साहब। मैं नासिक में था अपने दोस्तों के साथ। राजा के पास पुलिस के हर सवाल का जवाब था। पुलिस का शक राजा पर बढ़ता जा रहा था क्योंकि कत्ल की रात राजा नासिक में ही था और यह बात पुलिस को उसके मोबाइल फोन के लोकेशन से पता चली थी। वहीं दूसरी तरफ अर्चना ब्लैक मैजिक का शिकार बन रही थी, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर वो लोग उसके साथ करना क्या चाहते थे। आज अमावस्या है। कल इस लड़की का कालीनाथ बाबा के साथ विवाह संपन्न हुआ। आज कालीनाथ बाबा के साथ इसका मिलन होना बहुत जरूरी है। बाबा, इस नाग के साथ लड़की का मिलन कैसे होगा? मैं हूं ना, हाँ, कालीनाथ बाबा का भक्त। जैसे कालीनाथ बाबा की हर इच्छा मुराद भक्तों तक पहुंचाता हूं, वैसे ही मैं कालीनाथ बाबा की तरफ से इस लड़की के साथ मिलन करूंगा। मिलन कालीनाथ बाबा का ही होगा, मैं तो सिर्फ माध्यम का काम करूंगा। जय कालीनाथ बाबा। राजा कुछ बोला? कुछ खास नहीं सर। व्हाट अबाउट किशोर? सर ये किशोर ये जंत्र मंत्र तंत्र ये काली विद्या इनमें बहुत विश्वास रखता है। मुझे लगता है हमें राजा पर फोकस करना चाहिए क्योंकि उसी के पास अर्चना और उसके घर वालों की हत्या करने का स्ट्रॉन्ग मोटिव है। लेकिन सर उसके साथ जब भी पूछताछ की गई है कोई ऐसी वजह सामने नहीं आई है। राजा और अर्चना के बीच झगड़े की कोई वजह? जावेद का पैसा? नहीं तांडेल, जैसे सरिता ने कहा उस हिसाब से अर्चना और राजा के बीच झगड़ा यहाँ हुआ था, उसके बाद वो मुंबई आई और जावेद उसे मिला। इस बारे में गांव वालों से राजा के दोस्तों से बात करनी पड़ेगी। ओके सर। राजा शिरसाट को जानता है? बचपन से साहब एक ही स्कूल में थे हम। क्यों, क्या हुआ साहब? राजा ने कुछ लफड़ा किया है क्या? क्यों, राजा क्या हमेशा लफड़ा करता है? ऐसी बात नहीं साहब, पहले तो सब अच्छा था लेकिन जब से वो अर्चना ने उसे छोड़ा है तब से थोड़ा सा हिला हुआ है। किसी बात पर झगड़ा हुआ उन दोनों में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुंबई चली गई। लेकिन झगड़ा तो उसके मुंबई जाने के पहले हुआ था। मतलब? देख प्रमोद, अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में तू खुद फंसेगा। उससे अच्छा ये होगा तू जो कुछ भी सच जानता है बता दे। जस्ट हमारा कॉलेज खत्म हुआ था और मुझे पता था कि राजा अर्चना को पसंद करता है। चलो बाय। सुनो ना, मुझसे बाय नहीं बोला जाएगा। स्माइल दे दो ना। क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। तू देखने दो, डर लगता है मुझे किसी से। अच्छा बाबा लो। बाय। क्या बात है राजा, आखिर तूने शिकार कर ही दिया। तमीज से बात कर, तेरे होने वाली भाभी है वो। तो आगे इरादा क्या है? इरादा क्या है? बस उसके घर पे जाना और उसके बाबा से उसका हाथ मांगना। लेकिन राजा तू शादी कैसे कर सकता है? राजा क्या पहले से शादीशुदा था? नहीं साहब। तो फिर वो शादी क्यों नहीं कर रहा था? वो बात नहीं है साहब, वो क्या है ना, जल्दी बता। राजा को वो वाला प्रॉब्लम है। वो वाला मतलब? साहब वो राजा को नामर्दांगी वाला प्रॉब्लम था। तुझे कैसे पता? मैं राजा का बचपन का दोस्त हूँ ना साहब, और उसने सिर्फ मुझे ही बताया था और मैंने इंटरनेट पे डॉक्टर का नाम सर्च करके उसे बताया था। तो राजा गया था डॉक्टर के पास? अकेले जाने के लिए वो डर रहा था तो वो वहाँ भी मुझे साथ लेके गया था। लेकिन सर राजा का बैड लक था, वहाँ क्लिनिक से बाहर आते वक्त राजा को अर्चना के बाबा ने देख लिया था। सच पूछो तो सारा लफड़ा वहां से ही शुरू हुआ था। लफड़ा? क्या बात कर रहा है?
क्या हुआ था? झगड़ा वगड़ा हुआ था, ऐसा सुना था, लेकिन क्या हुआ था वो मुझे मालूम नहीं सर। रुक्मिणी भाई, अब तुम अंदर आ सकती हो। विधि पूरी संपन्न हो चुकी है। सब ठीक से हुई ना? मैंने पूरे मन से कालीनाथ बाबा की सेवा की है। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारी कोई भी मनोकामना पूरी होने के लिए कोई अनिष्ट शक्ति रोकेगी। जय कालीनाथ बाबा। राजा सिरसाट, तेरा अर्चना के साथ रिश्ता था ना? हाँ साहब। बाद में दोनों में झगड़ा हुआ? हाँ साहब। तो तूने मुंबई जाकर उसे धमकी दी? हाँ साहब, ये सारी बातें तो मैं उन साहब को बता चुका हूँ। अब बार बार एक सवाल क्यों पूछ रहे हैं साहब? 2000 बार पूछेंगे। और तू क्या? तेरे पूरे खानदान को जवाब देना पड़ेगा। 2 लोगों की हत्या हुई है, एक जवान लड़की लापता है, इसका मतलब समझता है तू? ठीक है, मैं तुझे हथकड़ी लगाता हूं और कोर्ट में खड़ा कर देता हूं। बोलता हूं इसी ने मर्डर किया है। सला आमच्या डोक्याला ताप नको। गया याला आतमध्ये। साहब तुम्हारा ऐसी गलती नहीं होगी साहब। वो दूसरे साहब को सब सच बताया? हाँ साहब। झूठ। डॉक्टर पाटिल वाली बात बताई? जो है वो सच बताओ, वरना तेरी फांसी पक्की। साहब सब सच बताता हूँ साहब। उस दिन अर्चना के बाबा ने मुझे क्लिनिक के बाहर देख लिया था। बाबा आप तो बस ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर पाटिल से जाके बात की, अपने बेटी के भविष्य का वास्ता दिया, तब जाके उन्होंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता दिया, खासकर तुम्हारी कमजोरी के बारे में। मैं तुमसे शादी करवा के मेरी बेटी की जिंदगी नर्क नहीं बना सकता। बेहतर यही है कि तुम सब कुछ भूल जाओ। बाबा मेरी बात तो सुनिए ना बाबा। अर्चना तुम तो बोलो कुछ। मैं बोलूंगी राजा, सबके सामने तुम्हारा साथ दूंगी। बस एक बार बोल दो कि ये सब कुछ झूठ है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है राजा, और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। इतनी बड़ी चीज छुपाई तुमने मुझसे। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने कब? शादी हो जाने के बाद? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद? भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो और जाओ मेरी जिंदगी से। उसके बाद क्या हुआ? तूने अर्चना से मिलने की कभी कोशिश नहीं की? बहुत बार कोशिश की, यहाँ तक कि उसे जान देने की धमकी भी दी। जान देने की धमकी से कुछ हासिल नहीं हुआ तो जान ली तूने? नहीं साहब, ये बात मेरे लिए सदमे से कम नहीं थी। यहाँ तक कि मैं उसे भुला नहीं पाया था। मैं उससे बहुत प्यार करता था सर। अर्चना, अर्चना मेरी बात सुनो ना अर्चना। अर्चना डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा अर्चना। अर्चना मेरा रास्ता छोड़ो राजा। अर्चना मुझे एक मौका तो दो अर्चना। इसके बाद भी अगर तुमने मुझे तकलीफ देना नहीं छोड़ा ना, तो सबके सामने तुम्हारी सच्चाई का तमाशा बना दूंगी मैं। उसके बाद तूने अर्चना का पीछा छोड़ा? नहीं, तू उसके पीछे मुंबई आया और जावेद ने तुझे बहुत मारा। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की थी। अर्चना और उसके परिवार वालों ने मेरी कमजोरी का मजाक बना के रख दिया था और धीरे धीरे ये बात पूरी गांव में फैल गई। वो तो गांव छोड़ के बाहर चले गए, मगर मेरा जीना आराम हो गया सा। यहाँ तक कि मेरी शादी में भी रुकावटें आने लगी और इसी बात का झगड़ा करने के लिए मैं मुंबई उसके घर चला गया। सर राजा सच बोल रहा है, क्योंकि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन राजा नासिक में ही था। उसके मोबाइल लोकेशन को हमने ट्रेस कर लिया था। रिकॉर्ड से कोई अनयूजुअल कॉलिंग मिली? नहीं सर, हम उसके सारे कॉल डिटेल्स चेक किए और कोई सुपारी देने का भी चांस नहीं है। ठीक है, लेकिन असली कातिल हाथ आने तक इस राजा के हर कदम पर ध्यान रखना होगा और इस मामले से जुड़ा कोई भी हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। यस सर। पवन के भाई किशोर पर भी पुलिस की कड़ी नजर थी, क्योंकि वो भी अब तक शक के दायरे से बाहर नहीं था। और दूसरी तरफ राजा के पास भी कत्ल वाली रात नासिक में होने की खास वजह थी और ऐसे हालात में आखिर वही हुआ जिसका पुलिस को डर था। मुंबई फोन करके जावेद की इंक्वायरी करने को बोलो। राजा का लोकेशन ट्रेस करो। इस मामले से जुड़ा हर कोई अपने रडार पे होना चाहिए और ध्यान रखो कोई भी शहर छोड़ के न जाने पाए। ओके सर। चलो, क्या हुआ साहब? मैंने क्या किया? पवन, सुमित्रा और अर्चना गावित की हत्या के शक में हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं। मेरी बात तो सुनिए साहब। काले जादू का बड़ा शौक है ना तुझे? चल अभी असली जादू दिखाता हूँ। साहब मेरी बात तो सुनिए।
साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया। अभी भी सच बोले। पवन, सुमित्रा और अर्चना को तूने ही मारा है ना? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब। सर, अर्चना का पीएम रिपोर्ट। कुछ कहा किशोर ने? बहुत मारा, लेकिन वो कुछ भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। कोशिश जारी रखो। सरिता ने बॉडी को आइडेंटिफाई किया है, बॉडी अर्चना की ही है। पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उस पर रेप भी हुआ है। लेकिन सर, किशोर तो उसका चाचा है। सर, चाचा ने अपने भतीजे के ऊपर? इस केस में जरूर कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं। ये गुत्थी एक ही तरह से सुलझेगी। कौन के? इस एरिया में ऑपरेट करने वाले मांत्रिक, काला जादू करने वाले बाबा लोगों की इंफॉर्मेशन मुझे जल्दी चाहिए। सर, एक मांत्रिक है जिसे हमने 2 बार अरेस्ट किया था। दोनों बार हमें शक हुआ था कि उसने लड़के के साथ जबरदस्ती की है, लेकिन उन लड़कियों के घर वाले उसे बचा रहे थे। क्या बाबा लोग उछला था? इसको पहचानता है? बोलता क्या? जानता हूँ। क्यों मारा इसे? नहीं नहीं साहब, मैंने तो इसकी शुद्धिकरण विधि की इसकी। ये लड़की अभी भी जिंदा है। सच बोल रहे हो तुम? हाँ साहब, विद्या की कसम खा के बोलता हूँ, ये लड़की जिंदा है। कहाँ है फिर वो? ये रुक्मणी बाई के घर पर है। रुक्मिणी भाई। हाँ मैं हूँ, बोलो क्या काम है? तुम यहाँ क्या कर रहा है? मतलब उसी का घर है, बेटा है मेरा वो। अच्छा। हाँ। अरे अर्चना कहाँ है? कहाँ है अर्चना? साहब मुझे नहीं पता साहब। तुझे नहीं पता? झूठ बोलता है। अरे गलवी क्या हाल? और इससे भी लेके जाओ। अरे सुनो, अरे सुनो। देखिए साहब, आप गैर कानूनी तरीके से हमें इस मामले में फंसा रहे हैं। लड़की के लाश पे हल्दी और कुमकुम के दाग मिले हैं, तुम्हारे घर के कमरे में भी मिले हैं। हल्दी और कुमकुम के दाग मिले ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने उस लड़की को मार डाला। ये कायदे कानून हमें भी पता है। तो क्या इतने सारे हल्दी और कुमकुम से तुम लोग क्या घर में होली खेल रहता है? देखो रुक्मिणी बाई, जो है वो सच बताओ, वरना आप बेटे को बचाने जाओगी और खुद जिंदगी भर सड़ोगी जेल में। तब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। वो मेरी आई है ना, वही काले जादू के चक्कर में पड़ी रहती है साहब। मतलब तुम्हारे कहने के मुताबिक ये सारे कत्ल तेरी आई ने किए? मुझे इस कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन तेरी आई तो कुछ और ही कह रही है। क्या कहा उसने? मैं काला जादू करती हूँ, लेकिन किसके लिए करती हूँ ये नहीं बताया उसने। किसके लिए करती हो? उसी के लिए। ना जाने कहां से ऐसी कमजोरी लेके पैदा हुआ मेरा कोख से। अभी आसपास वाले को भी मालूम पड़ गया उसके कमजोरी के बारे में। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने। मतलब उन तीनों हत्याओं के बारे में तुम कुछ नहीं जानती? कौन सी हत्या? किसकी हत्या? मुझे नहीं पता। अर्चना की और उसके माँ बाप की हत्या। देवा शब्द शांति साहब, इस हत्या के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मरते वक्त भगवान याद आता है तुम लोगों को। अब कहाँ गया तुम्हारा कालेनाथ बाबा? बुलाओ उस बाबा को। देख राजा, तेरे आई ने हमें सब कुछ बता दिया। अब तू बता, तू क्या क्या जानता है? साहब मुझे मेरे वकील से मिलना है साहब। बड़ा कायदा कानून जानता है तू। चल आज तेरी मुलाकात करवाई देता हूं। कांस्टेबल, रुक्मिणी भाई, अब तो सच बताओगी या और किसी को मिलना बाकी है?
अब इतना कानून तो आप भी जानती है। पहचाना इसे? हाँ साहब, यही है। इसी ने मेरी दुकान से 3 सूटकेस खरीदे थे। देखिए सर, बहुत बढ़िया बैग है सर। लेकिन साहब ये अकेला नहीं था, इसके साथ और भी एक बंदा था। अब तू बताता है वो कौन था? सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं हमें। बताता हूँ साहब, सब सच बताता हूँ। साहब मैंने तो आपकी मदद की है साहब। बोल, और कितने सबूत और गवाह चाहिए तुझे? बोलता है कि हाँ, मैंने मारा उन तीनों को। बर्बाद कर दिया था उन्होंने मुझे, कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और मुझे जब पता चला कि वो मुझे बर्बाद करके जावेद से निकाह करने वाली है, मेरा खून खौल उठा। मैंने तय कर लिया था कि अगर मैं खुश नहीं हूं तो उसे भी खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उसी दिन शाम को मैं उसके घर चला गया। मैंने पता कर लिया था कि वो हर शाम एक डेयरी से छाछ मंगवाते। अरे भैया, ये छाछ लेके गवेद साहब के घर पे जा रहे हो क्या? जी हाँ। लाइए, मैं देता हूँ उनको। अरे डरिएगा नहीं, मैं उन्हीं का भांजा हूँ। वैसे भी आप ही का इंतजार कर रहा था, काफी मेहमान आए हुए हैं। लाइए, मैं उनको देता हूँ। पुलिस को खोल। ले बंद कर इसको, जल्दी बंद कर। अच्छे से ला, किसी को शक नहीं होना चाहिए। हाँ। जी लीजिए छाछ। आप कौन? वो क्या है ना, हमारे रोज वाला लड़का गांव चला गया है, इसलिए हम खुद आए हैं। ठीक है, लेकिन हिसाब में लिख के रख देना। जी भाभी जी। हो गया? हाँ। राजा, नींद की दवाई असर कर चुकी थी। तीनों लगभग बेहोश हो चुके थे। हमारा काम आसान हो चुका था। बहुत कुछ भरा हुआ था दिल में साहब, सबका सब बाहर निकल गया। तुम चाहते तो अर्चना को वहीं मार सकते थे, उसे नासिक क्यों ले आए? बाबा ने हमको बताया अगर कुंवारी लड़की के साथ कुछ विधि करे तो राजा की कमजोरी दूर हो जाए। लेकिन जय कालीनाथ बाप। बेटा कुछ सुधार हुआ? नहीं बाबा। ये सब क्या है बाबा? आपने जैसे कहा, जो कुछ कहा वो सब हमने किया। हमारी विधि सफल नहीं हुई, इसका कारण ये लड़की है। इसका मतलब ये वारिनी है। अब ये लड़की हमारे किसी भी विधि के लायक नहीं है। अब जो निर्णय लेना चाहे ले सकती है। बुरी सोच का बीज कभी अच्छी उपज नहीं दे सकता। पवन ने अपने भाई को अंधेरे में रखकर पुश्तैनी घर का सौदा किया, अपने भाई को धोखा दिया। सुमित्रा ने अपने पति का भरोसा तोड़ा, सिर्फ पैसे के लालच में अपनी बेटी का रिश्ता करने चली थी वो। सबसे बड़ा गुनहगार था राजा, जिसने 3-3 जिंदगियां खत्म कर दी, जिसका उसे कोई हक नहीं था। आज भी हमारे देश में ब्लैक मैजिक जैसी अंधश्रद्धाओं पर विश्वास किया जाता है और बाबा और तांत्रिक जैसे लोग इस अज्ञान का फायदा उठाते हैं। जब तक हम इन कुप्रथाओं के जाल में फंसे रहेंगे, तब तक हम अपने समाज को आगे नहीं ले जा पाएंगे। विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक लकीर है
और उस लकीर को समझना बेहद जरूरी है। राजा और प्रमोद के स्टेटमेंट्स के अनुसार पुलिस ने अर्चना और पवन के सर ढूंढ निकाले, लेकिन बुराई के इस खेल में अदिति, एक मासूम बच्ची, पूरी तरह से अकेली रह गई, जिसका इन सब बातों से कोई संबंध नहीं था। अब उसकी बुआ सरिता ने उसकी जिम्मेदारी ली है। ईगो, अहम, इसने आज तक कभी किसी का भला नहीं किया है। मिर्ची कम डाल, आजकल बहुत मिर्ची डालने लगी है तू। वाह कितनी उशीर ज़्यादा। छोटे लाल। जी मैम साहब। ये ले टिफिन ले लो और जल्दी से गाड़ी निकालो। शांति, तू कपड़े देखना। हाँ, स्मृति, स्मृति, ये लड़की तो आज, जल्दी आ, देख 8 बजने को आए तेरे पापा। पता है, बाबा को लेट होना पसंद नहीं। मिलिट्री स्कूल है अपना घर। चुप कर, वो सुनेंगे तो। हाँ हाँ। अरुणा, टिफिन झाला का माझा? झाला झाला। छोटे लाल को दिया है। हाँ। पंक्चुअल रहेगी तो अच्छी बात है ना बेटा। बात कर लीजिए ना, बार बार फोन आ रहा है। ऐसे लोगों से बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बेटा चलो। हो बाबा, मैं जा रही हूँ। जल्दी जा। बाबा, उधर उधर नीचे। मुझे ऑफिस से निकाल के तू ऑफिस जा रहा है? मिश्रा जी आप शांत हो जाइए। देखिए देखिए, आप जाइए, मैंने कहा ना बाद में बात करेंगे। छोटे लाल देखो ना। मिश्रा जी आप जाइए, देखिए प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जाइए घर, बाद में बात करेंगे। मैंने कहा, अरे मिश्रा जी, अरे आप घर जाइए। चलिए साहब। आर यू ओके बेटा? हाँ बाबा। हेलो, हाँ बोलो। नहीं, पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे तो बेचारा मिश्रा जेल जाएगा। मानता हूं कि उसकी गलती है, लेकिन उसकी भी कोई मजबूरी थी। नहीं, एक काम करो, अकाउंट्स में बोल दीजिए कि उसका पीपीएफ रिलीज कर दे। सी, आई का फोन कट गया। It's 7:10 already. Arjun, drop me home. बाबा मुझसे पहले घर पहुंच गए ना तो सुनामी आ जाएगा। आता है ये दिल, क्या जवाब दूंगी मैं उनको? अरे यार कितनी डरपोक हो तुम। अरे बोल दो ना अपने पापा से कि तुम अब अर्जुन की हो चुकी हो। ओके, एंड बाय द वे, आज मेरा पूरा घर खाली है। मेरे पेरेंट्स ना इतने कूल नहीं है। नाउ ड्रॉप मी होम। ओके फाइन, लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर मेरा घर खाली हुआ ना, सर तुम्हें तो किडनैप ही कर लूंगा। लास्ट किस बेबी। प्रीति, बाबा क्या हो रहा है ये? हाँ बाबा, चल तू। और स्मृति के आसपास भी नजर आया ना तो जान से मार दूंगा तुझे, समझा? अगली बार सीधे जेल जाएगा। जेल जाने तो साहब। स्मृति, काय झाला? ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए तुमसे। तुम्हारी बेटी कहां जाती है, किसके साथ जाती है, तुम्हें भी नहीं पता। और होगा भी कैसे? अपने आप पे ध्यान होता है तुम्हारा, घर पे बिल्कुल ध्यान नहीं। काय बोलता है तुम्ही? क्या हुआ है, कुछ तो बताइए। पूछो अपनी बेटी से। स्मृति, क्या हुआ है? क्या किया है तूने? यहाँ कोई कुछ कर सकता है? ये घर नहीं, जेल है। मुझे नानी के घर नागपुर भेजने का प्लान बना रहे हैं पापा। स्मृति बेबी, यू कैनॉट लीव मी। मैं मर जाऊंगा।
काम डाउन बेबी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अब टाइम आ गया है बाबा की डिक्टेटरशिप खत्म करने का। बहुत हो गई मनमानी। अब मैं 19 की हो गई हूँ, अब वो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। That's my girl. और हाँ, तुम्हें अपने फ्रीडम के लिए लड़ना ही चाहिए। एग्जैक्टली। समझते क्या है वो अपने आप को? मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। देखो, तुम जो भी करो लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। नेवर। ये सब मैं इसीलिए तो कर रही हूँ ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी कि हम दोनों कहीं भाग जाते हैं। नहीं, अरे स्मृति, मेरा मतलब अब भागना नहीं। अरे तुम घर छोड़कर क्यों जाओगी? जिसे घर छोड़कर जाना है वो जाए। ओके, मतलब वो एक काम करते हैं स्मृति, लेट्स मीट अप एंड प्लान समथिंग। ओके, या बाय। मैं कुछ करूं ना करूं, इस घर में जो भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार मैं हूं। हाँ, सिर्फ मैं। ऐसा लगता है सब छोड़ के चली जाऊं मैं। अब मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। शायद वो बाथरूम से आ गए हैं। रखती हूँ, कल मिलूंगी। अच्छा बाय। हम अक्सर कहते सुनते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। शायद यही हो रहा था पाटिल परिवार के साथ। सच ये था कि घर में रहने वाले तीनों ही लोग एक दूसरे से खुश नहीं थे। हर कोई एक दूसरे से कुछ छिपा रहा था। क्या यही राज वजह बन रहे थे आपसी रिश्तों में दूरियों के लिए? साहब, अरे दरवाजा तोड़ोगे क्या? चाबी तो मेरे पास है। साहब, घर से सारा सामान गायब है, कैश, ज्वेलरी, सब कुछ। लगता है चोरी का मामला है। राउत, पता करो उस घर में काम कौन कौन करता है। ठीक है साहब। लाश सबसे पहले तुमने देखी थी? हम दोनों ने साहब, पर ये सब बारे में मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैं तो दिन भर काम खत्म करके रात को ही घर चली गई थी, और ये सब कब कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता है साहब। घर में कौन कौन रहता है? मैम साहब और स्मृति बेबी। बाकी घर वाले कहाँ हैं? साहब कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? साहब कल रात को तो सब कुछ ठीक ठाक था। कोई दुश्मनी, कोई हाथापाई? साहब कल सुबह मैं पाटिल साहब को लेके जा रहा था तो रास्ते में मिश्रा जी मिले थे। मिश्रा कौन है? साहब मिश्रा जी उनके यहाँ अकाउंट का काम देखते थे। पिछले महीने साहब ने उनको नौकरी से निकाल दिया। और हाँ साहब, कल रात में अर्जुन से भी साहब की कुछ कहा सुनी हो गई थी। अर्जुन? जी। ये कौन है? स्मृति के आसपास भी नजर आया ना तो जान से मार दूंगा तुझे, समझा? अगली बार सीधे ही जेल जाएगा। ठीक है, जा। राउत जी सर। ये घर में जितने भी लोग रहते हैं सबके बारे में पता करो। ये कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं। ये मिश्रा कौन है, अर्जुन कौन है, इनके भी एड्रेसेस निकालो। और तुम एक काम करो, आसपास जितने भी लोग रहते हैं ना, सबसे इंक्वायरी करो, पूछताछ करो। साहब माँ बेटी दोनों का फोन ऑफ आ रहा है। ये माँ और बेटी गई कहाँ होंगी? राउत, फोन ट्रेस करा लवकर। ठीक है। साहब, मिसेस पाटिल और उसकी लड़की स्मृति दोनों की फोन की लास्ट लोकेशन उनका घर ही था, और उसके बाद उन दोनों का कोई आता पता नहीं। राउत, तुम एक काम करो, इन दोनों को मिसिंग पर्सन में रजिस्टर करो और दोनों की फोटो सर्कुलेट करवाओ। और साहब मला वाटतं की मिश्रा ने ही, क्योंकि उसी ने कल मिस्टर पाटिल को जान से मारने की धमकी दी थी। राउत, अगर मिश्रा ने मिस्टर पाटिल का कत्ल किया है तो सवाल ये उठता है कि स्मृति और मिसेस पाटिल किधर लापता है। तो उस लड़की का बॉयफ्रेंड हो सकता है। साहब मैंने जो भी किया वो पाटिल साहब के इशारे पे किया था। साहब उन्हीं के कहने पे मैंने कंपनी का पैसा शेयर मार्केट में डाला था, और जब वो पैसा डूब गया तो उसी बात का इल्जाम उन्होंने मुझ पे लगा के मुझे नौकरी से बाहर कर दिया। साहब ऐसा किसी के साथ भी होगा तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना साहब। और गुस्से में आके तूने पाटिल का खून कर दिया।
नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो उस दिन के बाद से पाटिल साहब को देखा भी नहीं। अर्जुन कोण आहे? तुमच्यापैकी अर्जुन कोण आहे? हे उठे, उठ। अर्जुन कौन है? मिया। तो तेरा नाम अर्जुन है? जी। कल स्मृति के बाप के साथ तूने झगड़ा क्यों किया? अरे शपथ सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो सर उल्टा उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। बाबा चल चल तो। अब स्मृति के आसपास भी नजर आया ना तो जान से मार दूंगा तुझे, समझा? मैं एक अच्छे घर से हूँ और स्मृति उनमें तो एक दूसरे से बेहद प्यार भी करते हैं, मगर उसका जल्लाद बाप प्यार व्यार क्या जाने। सर स्मृति हमेशा डरी हुई रहती थी। उसके बाप का फोन आया नहीं कि उसे पसीने छूट जाते थे। अब तेरी बारी कृष्णा, जा। चल जा। दे तू तो चैंप है यार। बाबा का फोन। हेलो बाबा। प्रीति, 8:15 बजले। कहा था ना 8 बजे तक घर पहुंच जाना। बाबा वो ट्रैफिक है रास्ते में, आप गुस्सा मत करो, मैं आ रही। क्या हुआ? बाबा जाना होगा। सर कोई लड़की को ऐसे मारता है क्या, और वो भी खुद की बेटी को? सर स्मृति के पापा तो उसे किसी भी बात पे मारते थे। रिलैक्स, ओके? ये हुआ कैसे? मैथ में मार्क्स कम आए तो बाबा ने कान खींच दिया। कैसा बाप है तेरा? सर अब तो मुझे स्मृति की चिंता होने लगी है। कल रात से फोन ट्राई करो, फोन ही नहीं लग रहा। सोचा कि घर जाके मिल लो, लेकिन अगर उसके खड़ूस बाप को पता चलता तो उसे और मारता था। तो कल रात तेरी ना स्मृति से बात हुई, ना ही तू उससे मिला? नहीं सर, मैं इन्हीं दोस्तों के साथ यहाँ कैरम खेल रहा था। कैरम खेल रहा था? इस लड़की को देखा? हाँ, ये तो अर्जुन के साथ कभी कभी बाइक पर बैठकर आती थी। इतनी सारी लड़कियों में यही एक शरीफ घर की लगती थी। यानी कि अर्जुन की और भी गर्लफ्रेंड है? साहब गर्लफ्रेंड नहीं, ये उसी टाइप की औरतों को लेके आता था। अरे छोटे लाल, एक बात बताओ, तुम्हारा साहब है ना अपना पाटिल साहब, ये स्मृति पे हाथ उठाता था क्या? साहब अर्जुन के साथ वो वाला जब से केस हुआ ना, उसके बाद साहब बेबी पे बहुत गुस्सा थे। सर डूबने से पहले इस लड़की को बेल्ट से पीटा गया। नहीं राउत, इसकी मौत मारने पीटने से नहीं हुई है। ए बगा, ये निशान दिख रहा है ना, इसकी मौत हुई है गला घोटने से। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। मिस्टर पाटिल और स्मृति के मौत के बीच चंद घंटों का ही फर्क है। स्मृति की मेडिकल रिपोर्ट यह बताती है कि उसकी मौत के पहले उसके साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी हुई। राउत, ये स्मृति के बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? अर्जुन। लेके आओ सर। ठीक है सर। तो स्मृति से मिला था, फिर भी तूने झूठ बोला? हाँ? अरे साहब मैं सच में डर गया था। स्मृति उस रात मेरे घर आई भी थी। स्मृति, ये I hate him, Arjun. I hate my dad. देखो कितना मारा है, मैं थक गई हूँ उस आदमी से। अब उसे पता चलेगा कि मैं भी उसी की बेटी हूँ। दिखाती हूँ उसे कि बेशर्मी क्या होती है। पूरी सोसाइटी में उसका बैंड ना बजा दिया तो मेरा नाम स्मृति नहीं। I need your help. क्या हेल्प चाहिए? Get me pregnant. तुम क्या पागल होगी हो गया? प्लीज स्मृति, प्लीज। मैंने तो वही किया था, उसने मुझे कहा था, पर पता नहीं कि उसकी माँ को कैसे पता चल गया। वो आधी रात को मेरे घर आई और स्मृति को लेकर चली गई। स्मृति? आंटी? हाँ स्मृति,
आई काय केलंस तू हे? चल चल घरी चल घरी चल लवकर घरी चल। नहीं आई, मैं उस घर में दोबारा नहीं तुझे जाऊंगी। पता है ना तेरे बाबा का गुस्सा? अरे मुझे मार डालेंगे वो। आंटी प्लीज। तू बीच में बता। स्मृति, इसलिए मैं डर गया था, वरना सर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? वक्त मारे लेके जा। अरे साहेब, मला वाटतं इस अर्जुन ने ही बाप बेटी को मारा है। स्मृति ने अपने बाप को मारने का प्लान बनाया होगा और अर्जुन ने स्मृति को ही मार दिया ताकि उसको पैसे और गहने मिल जाएं। अब अरुणा का इसमें क्या रोल है ये जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अरुणा गायब है, उसका मिलना बहुत ज़रूरी है। ढूंढो उसे। ठीक है सर। मिस्टर पाटिल का रवैया कैसा था? सर, मिस्टर पाटिल बहुत गुस्सेल इंसान थे। अरुणा और स्मृति बहुत डरती थी उनसे। किती वाजले? चाय का टाइम पता है ना तुम्हें? फिर भी तुम्हारी गप्पेबाजी खत्म नहीं हुई। लगता है फिर से समझाना पड़ेगा। अब भला चाय के लिए भी कोई इतना गुस्सा करता है क्या? साहब, मिसेस पाटिल के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो एक नंबर पे बार बार फोन करती थी और वो नंबर किसी रोशन के नाम से रजिस्टर है। लेके आओ उसे। क्या बात कर रहे हैं सर? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है और अरुणा ने भी मुझसे बात नहीं की। अरुणा से तुम्हारी फोन पे रोज बात होती थी ना? रोज तो नहीं पर अक्सर बात होती थी हमारी। कब से जानते हो उसे? बचपन की दोस्ती है हमारी। अरुणा की जिंदगी में ऐसा क्या गम है जो घंटों तुमसे फोन पे बात करके शेयर करती थी? सर, उसकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे और हाल ही में तो उसकी मैरिड लाइफ और भी उलझ गई थी। अरुणा, क्या हुआ तुम्हें? इतना अर्जेंटली मुझे बुलाया? अरुणा, बताओ भी। चोट के निशान? ये सब कैसे हुआ अरुणा? अरुणा बताओ भी, कैसे हुआ ये सब? इस बार मैंने चाय बनाने में देर कर दी। इतने सालों से ये जुल्म तुम बर्दाश्त कर रही हो अरुणा। ये शादी तुम्हें खत्म कर देगी। अच्छा होगा कि ये किस्सा तुम ही खत्म कर दो। हाँ, बस बहुत हो गया। अब मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। वैसे तो हर इंसान अपनी मनमानी करना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों में तानाशाही की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा ही होती है। जैसे कि पाटिल, वो लोगों को अपने कंट्रोल में करना चाहता था। नियम कायदे अपनी जगह है, लेकिन वो अपनी बात मनवाने के लिए हैवानियत पर उतर आता था। घर हो या बाहर, वो अपनी हर सही गलत सोच को दूसरों पर थोपना चाहता था और उसकी इसी तानाशाही की वजह से उसकी अपनी पत्नी और बेटी भी उससे नफरत करने लगे थे। लेकिन क्या उनकी नफरत इतनी बड़ी थी कि वो उसकी जान ले ले? हालांकि शक की सुई मिश्रा और अर्जुन की तरफ भी जा रही थी, लेकिन बिना किसी सबूत के कुछ भी कहना बहुत मुश्किल था। लेडी को कहीं देखा है? जी नहीं, मुझे नहीं पता। सुनिए, इस लेडी को कहीं देखा है? सुबह 4 बजे यहाँ से निकली थी। सुबह सुबह 4 बजे कौन उठता है साहब? वो झाड़ू वाले आते हैं, उनसे पूछ लो। ये झाड़ू वाली कहाँ मिलेगी? वो सामने वाली गली में मिल जाएगी। सुनो, यहाँ बायला तुम्ही कुठे पाहिलत का? हाँ साहब, पूरे रास्ता अपने बेटी के साथ रोते झगड़ते जा रही थी। क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया? ये सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या कर दिया तूने? चल चल। चला। स्मृति अपने पिता को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए उस रात वो अर्जुन से मिलने गई थी। उससे भी अजीब बात यह है, राउत के अरुणा को कैसे मालूम कि स्मृति और अर्जुन वहाँ पर मौजूद हैं? उसका मतलब ये है कि कोई तो है जिसने जानबूझकर स्मृति और अर्जुन को वहाँ पर बुलाया। और अब सवाल ये उठता है कि वो दोनों वहाँ से गए कहाँ? हेलो, ठीक है। और एक बात है,
सर अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि पाटिल एक ही एटीएम से महीने के हर 15 तारीख को 50,000 रुपये निकालता और ये एटीएम पाटिल के घर से और ऑफिस से काफ़ी दूर है। पाटिल के ड्राइवर को बुलाओ। ठीक है सर। साहब, पाटिल साहब की बातों को मैं कैसे बता सकता था? अरे वो मेरे लिए सब कुछ थे साहब, मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता था? बता सर, तेरा बॉस वहां पर क्यों जाता था? सच बता। साहब बता रहा हूँ साहब बता रहा हूँ साहब, मीनल मेम साहब के यहाँ जाते थे। मीनल मेम साहब की गर्लफ्रेंड थी। अफेयर? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं उनकी कंपनी में कंसल्टेंट हूँ। देखिए मीनल जी, हकीकत क्या है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए झूठ बोलकर पुलिस का वक्त आप जाया ना करें। ये एक मर्डर का केस है, उसकी आप एक सस्पेक्ट हैं, इसलिए बेहतरी आपकी यही होगी कि आप सच सच बताएं। देखिए सर, हम 2 साल से साथ में हैं और वो अपनी शादीशुदा लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इंसान को जो चीज घर पर नहीं मिलती वही तो वो ढूंढने बाहर निकलता है। लेकिन पता नहीं कैसे उनकी वाइफ को मेरे बारे में भनक लग गई और वो उस रात मेरे घर पहुंच गई। सॉरी, वो आपके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या कहा तुमने? कि वो मुझसे खुश नहीं है? अरे उस आदमी की हर हरकत को बर्दाश्त किया है मैंने ताकि वो खुश रहे, मेरी शादी ना टूटे। बाहर के लोगों को आकर कह रहा है कि वो खुश नहीं है। मुझे भी उसका ख्याल रखना छोड़ देना चाहिए। संपला आता सब। अजीब थे उसके रिएक्शन, मानो उस रात वो कुछ भी कर सकती थी। जब कोई परिवार टूटता है तो उसके साथ साथ वो प्यार, विश्वास और हर वो एहसास भी टूट जाता है जो परिवार को बांधे रखता है। जिस परिवार को बनने में बरसों लग जाते हैं, जो परिवार हमारे जीने की वजह बन जाता है, उसी परिवार को हम अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। जिस परिवार की खुशी हमारे जीने का मकसद बन जाती है, गुस्से और धोखे का दर्द हमें उसी परिवार को चोट पहुंचाने पर उतारू कर देता है। पाटिल परिवार में भी शायद यही हो रहा था। इंसान अगर अपनों से नफरत करने लगे तो उस नफरत का अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। शायद मिनल के मिलने के बाद अरुणा ने ही अपने पति का कत्ल किया और शायद प्रीति ने ये सब देख लिया था, इसलिए उसने स्मृति को भी। और शायद इन सब में अरुणा ने मदद ली अपने सो कॉल्ड फ्रेंड रोशन की। ये अरुणा का मिलना बहुत जरूरी है। राउत, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है सर। आज के लिए क्रिमिनल्स पुलिस वालों को बेवकूफ़ समझते हैं। देखिए मिस्टर रोशन, अब ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। मिसेस पाटिल की बॉडी आपके घर के बिल्कुल पास पाई गई है। सर, बॉडी मेरे घर के पास पाई गई। इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि मर्डर मैंने किया है, और मैं क्यों मारूंगा उसे? वो मेरे बचपन की दोस्त थी। पैसों के लिए आपने मारा मिसेस पाटिल को, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सर, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, और आप लोग असली किलर को छोड़ के क्यों मुझ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मेरा हाथ नहीं है इस सब में। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बता रही कि मिसेस पाटिल की मौत 2 दिन पहले ही हो गई। मौत की वजह पॉइजनिंग। शरीर पे पाए हुए निशान ये साफ जाहिर करते हैं कि मरने से पहले मिसेस पाटिल ने अपने आप को बचाने के लिए काफी स्ट्रगल किया। अरे साहब, उस दिन झाड़ू वाले ने भी बताया कि उसने मिसेस पाटिल को सुबह सुबह अपनी बेटी को घसीटते ले जाते हुए देखा। इतने सुबह सुबह टैक्सी या ऑटो मिलना बहुत मुश्किल है सर, और वहाँ से वो पैदल भी नहीं जा सकते क्योंकि उनका घर वहाँ से बहुत ही दूर है। राउत, मेरी समझ में नहीं आता कि मिस्टर पाटिल को ये कैसे मालूम पड़ा कि उनकी बेटी स्मृति कहाँ है, क्योंकि जिस रास्ते पे उन्होंने स्मृति और अर्जुन को पकड़ा था वो रास्ता उनके घर के रास्ते से बिल्कुल अलग है। और उसी रात मिसेस पाटिल को भी मिनल के बारे में मालूम पड़ा। कोई तो है राउत, कोई तो है जो ये सारी इंफॉर्मेशन मिसेस और मिस्टर पाटिल तक पहुंचा रहा है। हो सकता उस रात को मिसेस पाटिल और उनके ड्राइवर छोटे लाल की फोन पे बात भी हुई थी देर रात को। बोलो। The number you have called is currently switched off. सर, फोन स्विच ऑफ है।
ए सुनो, ये छोटे लाल का घर किधर है? यहाँ से राइट सर। साहब, छोटे लाल से घर बगा है क्या? छोटे लाल, छोटे लाल, छोटे लाल है? नहीं नहीं साहब। कहाँ गए? सर उनको 2 दिन का नासिक का भाड़ा मिल गया ना, इसलिए वो वहाँ गए हैं। फ़ोन करेंगे करके बोला, लेकिन उनका फ़ोन बंद है। शायद चार्जर लेकर जाना भूल गए। आप लोग पाटिल साहब के केस के बारे में बात करने आए हैं? हाँ, रूटीन पूछताछ करनी थी। तुम्हारे पास उनका कोई नंबर है या फिर किसके साथ गए मालूम है? नहीं साहब, वो कहाँ बता के जाते हैं। चला। साहब, छोटे लाल की लास्ट कॉल लोकेशन पूना रेलवे स्टेशन के आसपास की थी और कॉल रिकॉर्ड से यह भी पता चला है कि वो मिश्रा के लगातार टच में था। उसके मकान मालिक ने यह बताया कि 4 दिन पहले उसने 6 महीने पुराना हिसाब चुकता किया और 3 महीने का किराया एडवांस में दिया। और ये सारी रकम उसने कैश में दी होगी? वही सर। मैं मर्डर के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन पाटिल के घर पे जो चोरी हुई उसमें 100% इस छोटे लाल का हाथ है। मिश्रा के साथ मिलकर उसने पाटिल के घर पे चोरी की और फिर फरार हो गया। राउत, मिश्रा को लेकर आ। साहब, मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूं कि उस रात तो हम शहर में थे ही नहीं। साहब लेकिन एक बात और है, ये छोटे लाल हमसे अक्सर बातें किया करता था, साहब नौकरी छोड़ने के बाद भी। कभी पैसों के लेन देन की बात की उसने तुमसे? हाँ सर, शायद एक बार दारू के नशे में। अच्छा एक बात बताइए मिश्रा जी, पाटिल साहब हफ्ते में कितना पैसा लाते होंगे? कम से कम 10 लाख रुपए। और देख लेना छोटे लाल, एक दिन यही रुपया इसकी जान ले लेगा। छोटे लाल के कॉल रिकॉर्ड से हमें 2 अननोन नंबर मिले जिनसे उसकी अक्सर बात ही हुआ करती थी। मर्डर वाली रात को भी इन्हीं 2 नंबर पर बात हुई। तुम एक काम करो, ये छोटे और मिश्रा के घर पे नजर रख, यहीं से हमें क्लू मिले। सर, छोटे लाल की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। व्हाट? यस। साहब, वो एक्सीडेंट नहीं था साहब। पाटिल साहब की तरह उनका भी मारा है, मुझे पता है। अचानक उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? साहब, ये कोई बातें अपनी बीवी को बताता है क्या? राउत, मला वाटतं ये खूनी है ना, पाटिल का कोई खास है। इसको पाटिल की सारी इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है छोटे लाल को उसके बारे में मालूम पड़ गया हो और उसने भी छोटे लाल को। साहब मलाई तेज वाटतंय। राउत, अब एक मिश्रा ही है जो हमें इस केस के अंजाम तक पहुंचा सकता है। साहब, मिश्रा के घर वालों से मेरी बात हुई थी। उस रात को मुंबई में किसी रिश्तेदार की शादी में गया था। छोटे के मोबाइल पे जो 2 अननोन नंबर थे वो उसके साले रघु लल्लन के नाम पे रजिस्टर थे। सर उनकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। चला। ये पकड़ा है, ये पकड़ो, पकड़ इसको। देखो, मार खाने से अच्छा है कि तुम लोग सब कुछ सच सच बता दो। अपने जीजा छोटे लाल के साथ मिलकर तुम लोगों ने पाटिल के घर पे चोरी की है ना? पैसे की लालच में, और पैसे की लालच में तुम लोगों ने अपने जीजा को मार डाला, अपने रास्ते से हटा दिया। अपनी जीजी का भी ख्याल नहीं किया तुमने, हाँ? अपनी जीजी का भी ख्याल नहीं किया तुम लोग ने, हाँ? साहब, हम लोगों ने कुछ नहीं किया साहब। हम दोनों तो पिछले महीने यहाँ आए थे काम ढूंढने और अपनी जीजी के यहाँ ही रुके थे साहब। हम दोनों का प्लान बना थे साहब। हम तो ठीक से यहाँ के रास्ते भी नहीं जानते। ये पैसे कहाँ से हैं?
कहाँ से आए ये पैसे? हाँ, कहाँ से आए पैसे? कहाँ से आए पैसे? बोल। हमसे ये करवाया गया था साहब, पैसों के लिए। हाँ साहब। किसने करवाया? किसने करवाया? साहब आप लोग मुझे यहाँ ऐसे क्यों लेकर आई है? साहब देखिए मेरा 8वां महीना चल रहा है साहब। आप लोगों को एक गरीब कमजोर औरत पर तरस भी नहीं आता क्या साहब? कमजोर औरत? साहब मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे मेरी खोली पे जाना है साहब। तेरे भाइयों ने सारी असलियत बता दी हमें। मैं ये लिहाज नहीं करूंगा कि तू किस हालत में है, इसलिए बेहतर तेरे लिए ये होगा कि तू सच सच बता दे, वरना मैं अपने हिसाब से अगर सच उगलवाऊंगा तो याद रखना। सच क्या है? साहब हम लोग गरीब है तो क्या इंसान नहीं है साहब? और वो साला पाटिल हमको इंसान ही नहीं समझता। आपको पता है उसने क्या किया? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पैसे मिल गए? चलो अब अस्पताल चलते हैं। चलो बेटा। नहीं, सेठ जी ने पैसे नहीं दिए। मेरी समझ में आ गया था इस पाटिल की नौकरी के भरोसे मेरा घर नहीं चल सकता, इसलिए मैंने अपने पति और भाइयों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि अब हम पैसा निकालेंगे तो अपने तरीके से। मुझे पता था वो पाटिल अपने घर पे हर बुधवार को 10 लाख रुपया लेकर आता है। ने पाटिल को मारा और तब तक मेरे भाइयों ने सारा पैसा और गहने बटोर लिए। मेम साहब और बेबी को भी उसी रात टपकाना था, इसीलिए मेरे पति ने मेम साहब के कान में सांप के चक्कर वाली बात डाल दी और बेबी के भी चक्कर के बारे में बता दिया। लोगों ने उन दोनों को अर्जुन के घर से किडनैप कराया था ना? हाँ। और मिसेस पाटिल को तूने जिंदा रखा ताकि सारा इल्जाम तू उन पर डाल सके। मेरा पति एक नंबर का नशेड़ी था। नशे के हालत में वो पागल हो गया था साहब। और यही वजह थी कि तूने उसे मार दिया? मारा नहीं साहब, मारना पड़ा। इस लूट में हम लोग 4 लोग थे। हम सबको 2.5 लाख और कुछ गहने मिले थे। इतना पैसा देखकर वो पागल हो गया था। साले छोटे, आजकल बहुत पैसे छलक रहे तेरी जेब से। एक ड्राइवर की पगार में इतनी है ऐसी? जरा हमें भी तो बता। यार छोटे लाल, तेरी कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? हाँ? तो तुम लोग सुनोगे ना, पटके हाथ पे आ जाएगी। छोड़ो, तुम लोगों के बस की बात नहीं है, जाने दो। तूने कौन सा तीर मार लिया? सब बकवास है। बकवास साले? तुम लोगों को मालूम है मैंने क्या किया है? मैंने चल चल उठ तू। दिमाग में भूसा भरा तेरे। क्या बकने जा रहा था तू? अरे पागल औरत, मैंने कुछ नहीं बताया। और मैंने रोका इसलिए, वरना तो सब बक देता तू। साले, मैं किसी को कुछ बताऊं, किसी को कुछ कहूं, तू कौन होती है रोकने वाली मुझे? मैं सबको बता दूंगा कि इस पूरे खेल की असली खिलाड़ी तू है, तू। उसकी इन हरकतों से लोगों को शक होने लगा था। मैंने उसे रोका तो उसने मुझे ही मारा। ये सारा प्लान मैंने बनाया। वो मुझे ही चुप कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा उसको मैं हमेशा के लिए चुप कर दूं।
पाटिल जैसे लोगों को तो भगवान ने पैसा ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो इंसान को इंसान नहीं समझते। और मेरे पति जैसे लोगों को तो उल्टा पैदा ही नहीं होना चाहिए। वो किसी काम के नहीं होते, किसी भी काम के नहीं होते वो। गरीबी की बीमारी से बचने के लिए छोटे लाल की बीवी ने जो रास्ता चुना वो जेल की सलाखों के पीछे खत्म हुआ। पुलिस ने छोटे लाल की बीवी और उसके दोनों भाइयों को पाटिल, अरुणा और स्मृति के मर्डर, चोरी और सबूत मिटाने के गंभीर जुर्म के लिए गिरफ्तार किया है। इस सब में सबसे बड़ा नुकसान शांति के अपने बच्चों का हुआ। जिन बच्चों के भविष्य के लिए शांति ने सब कुछ किया, वो बच्चे आज और भी ज्यादा बेसहारा हैं। अब उनके पास न बाप का साया है और ना ही माँ की ममता। शांति के हिसाब से वो पाटिल को सबक सिखा रही थी, पाटिल को मारकर वो इंसाफ कर रही थी। लेकिन अगर हर इंसान अपना इंसाफ खुद करने लगे तो कैसा होगा हमारा समाज। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि हमें पाटिल जैसा इंसान भी नहीं बनना चाहिए, जिसके गुरूर और ईगो की कीमत उसे और उसके पूरे परिवार को चुकानी पड़ी। अच्छे बर्ताव की कोई कीमत नहीं होती, पर फिर भी वो अनमोल होता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।